आइए दोस्तों, तो आज शुरुआत करते हैं मैथ्यू अर्नोल्ड की डॉवर बीच कविता को। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, तो आज हम डॉवर बीच पढ़ेंगे, जो कि एक बहुत ही सुंदर लिरिक है, बहुत ही अच्छी कविता है। बिल्कुल भी समय नहीं गवाऊंगा, सीधे आपको की फैक्ट्स बताऊंगा और उसके बाद आपको ये लाइन टू लाइन आपको पोएम पढ़ाऊंगा। बस एक छोटी सी जानकारी दे दूं कि हम जब मैथ्यू अर्नोल्ड को पढ़ते थे तो हम इनको बड़े प्रेम से हमने एक नाम दिया, छोटे नवाब। अब छोटे नवाब नाम क्यों दिया ये भी आपको बता दूं। एक और है बड़े नवाब। बड़े नवाब, अगर आप लिटरेचर पढ़ेंगे तो आपको दो लोगों के बारे में अक्सर कोट आपको उनके मिलेंगे। एक मैथ्यू अर्नोल्ड ने क्या कहा और एक आएगा जॉनसन साहब का कोट। तो ये दोनों कोट जरूर मिलते हैं, क्रिटिसिज्म इनका है बहुत बढ़िया। तो वो हैं बड़े नवाब और ये हैं छोटे नवाब। तो मैंने आपको बता दिया कि हम लोग जब स्टडी करते थे तो कहते थे छोटे नवाब का कोट क्या है, तो वो याद रहता था। तो अभी आइए शुरुआत करते हैं डॉवर बीच की। डॉवर एक बीच है। पहले मैं आपको आज सबसे पहले यही स्पष्ट करूंगा कि डॉवर बीच आखिर है क्या। कुछ की फैक्ट्स जरूर आपको बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट लर्निंग की दृष्टि से आपको ध्यान रखना है। तो थोड़ा सा पहले मैं आपको दोस्तों ये समझाना चाहता हूं कि डॉवर बीच है क्या। अगर आप इसको समझेंगे तो आपको पोएम भी आसानी से समझ में आएगी। देखिए सर, डॉवर बीच को समझ लीजिए। देखिए, एक तरफ हमारे पास है दोस्तों कि मैं कुछ इस तरह से बना देता हूं, आपको याद रहेगा, ध्यान रहेगा। ये ध्यान रखिएगा सर। ये क्या है साहब? ये है हमारा इंग्लिश चैनल। अगर आप याद रखेंगे तो आपको ध्यान रहेगा। यहां एक तरफ हमारे पास है इंग्लैंड, इंग्लैंड में लंदन, लंदन से जुड़ा हुआ जो एक भाग है केंट, ठीक। और केंट का ये जो समुद्री किनारा है, ये वाला किनारा, ये डॉवर डिस्ट्रिक्ट या डॉवर पोर्ट के नाम से इसको जानते हैं, डॉवर पोर्ट के नाम से, ठीक है सर। ये है आपका डॉवर पोर्ट। तो एक तरफ है इंग्लैंड और दूसरी तरफ हमारे पास है फ्रांस। एक तरफ इंग्लैंड, एक तरफ फ्रांस। फ्रांस के अपोजिट अगर आप कहें तो सीधे सीधे आपका वो डॉवर पोर्ट पड़ता है, जहां पर ये डॉवर बीच जो कविता है वो आपकी लिखी गई है, ठीक है। तो यहां पर आपको बता दूं कि एक रास्ता, एक सकरा भाग है जो समुद्र को इस पार से उस पार तक जोड़ता है। ये 34 किलोमीटर का एक रास्ता है जिसको आप स्ट्रेट्स ऑफ डोवर कहते हैं। स्ट्रेट्स ऑफ डोवर इनको आप बोलते हैं, ठीक है। डोवर स्ट्रेट्स क्या होते हैं? स्ट्रेट एक्चुअल में जलडमरू मध्य होता है। समुद्र को, दो समुद्र के बीच का वह रास्ता जो दोनों को जोड़ता है, सकरा रास्ता होता है, उसको हम स्ट्रेट्स बोलते हैं। तो ये वाला जो भाग है साथियों, ये सकरा है और ये दोनों को जोड़ता है, ये स्ट्रेट्स ऑफ डॉवर कहलाता है। ये मैं क्यों बता रहा हूं आपको, आज मैं ज्योग्राफी क्यों आपको पढ़ाने लगा, क्योंकि ये इसमें पोएम में जिक्र है तो आपको समझना होगा, ठीक है। तो स्ट्रेट्स ऑफ डॉवर है और यहां पर क्लेमिस है, यहां पर है हमारे पास कैलिस। कैलिस ये फ्रांस का भाग है। तो ये वाला जो हिस्सा है ये कैलिस पोर्ट या कैलिस है, ठीक है।
अब यहां पर ये जो डोवर पोर्ट है, डोवर स्थान है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, ठीक यहां पर फ्रांसिस लूसी, नाम याद रखिएगा, फ्रांसिस लूसी। ऐसा माना जाता है कि फ्रांसिस लूसी जो कि अर्नोल्ड की पत्नी है, ठीक है, अर्नोल्ड की वाइफ, इनकी वाइफ यहां पर 1851 में, ध्यान से सुनते रहिएगा भाई, 1851 में ये भाई अर्नोल्ड साहब अपनी वाइफ लूसी के साथ, फ्रांसिस लूसी के साथ ये जाते हैं डॉवर में हनीमून मनाने। कब? 1851 में। और ये डॉवर में हनीमून मनाने जब जाते हैं तो ये वहां पर होटल वगैरह में रुके हुए होंगे आई थिंक। तो वहां पर इनके मन में ये जो स्ट्रेट्स ऑफ डॉवर है, ये जो समुद्री किनारा है, यहां पर इनके मन में थॉट्स आने लगते हैं। इस स्थान पर दोस्तों इन्होंने ये कविता को लिखा है 1851 में। मोस्ट जो फेमस डेट है इस डॉवर बीच कविता को लिखने की, वो 1851 है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। एक तरफ यहां इनका जिक्र आएगा, एक तरफ कैलिस है, फ्रांस का भाग है, दूसरी तरफ डॉवर है, बीच में ये इंग्लिश चैनल है, ये 34 किलोमीटर सकरा रास्ता है, स्टेट्स ऑफ डॉवर है। ठीक है, आप कह रहे होंगे आज सर ने ज्योग्राफी आपको पढ़ा दिया, हाँ ठीक है। और ये रहा हमारा इंग्लैंड। ठीक है सर, तो अब आपको समझ में आ गया। अब मैथ्यू अर्नोल्ड कहां रुके हुए हैं अपनी वाइफ के साथ? लूसी, फ्रांसिस लूसी के साथ डॉवर में, या समुद्री किनारे पर। यहां पर ये हनीमून मनाने गए हुए साहब। इनको यहां से इमेजिन होता है, इनको यहां से ना ये फोटो आपको याद रहेगा। इसके बाद हम पोएम को शुरू करेंगे। समझ में आ गया होगा सभी को, सभी दोस्तों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं कविता। आपकी पोएम है डॉवर बीच, आपको मालूम है। तो ध्यान दीजिएगा, कुछ इसके बारे में भी मैं आपको कविता के बारे में बता देता हूं। इसमें देखिए सर, पहली बात तो ये फ्री वर्स में लिखा गया है। फ्री वर्स में ये पोयम लिखी गई है। इसके अंदर 4 स्टेंजास हैं। कितने? 4। ठीक है सर, 37 लाइन्स हैं इसमें, 37 लाइन्स। ठीक, ये इंपॉर्टेंट की फैक्ट आप याद रखिएगा। और ये जो डॉवर बीच पोएम है, ये एक लिरिक है भाई, लिरिक है ये। ठीक है, ये एक लिरिक पोएम है। 4 स्टेंजास हैं, 37 लाइन है, फ्री वर्ड्स में लिखा गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं। ये भूल जाएंगे तो गड़बड़ होगी। इसका जो पब्लिकेशन है, डॉवर बीच पब्लिश्ड कब हुई है दोस्तों? ध्यान रखिएगा, पब्लिश्ड हुई है ये आपकी 1867 में। ये है इसका पब्लिकेशन ईयर, हाँ 1867 में ये पब्लिश हुई है। ठीक, अब आपसे पूछा जाएगा कि इसका थीम क्या है? तो फेथ, ध्यान दीजिएगा, इसका जो थीम है लॉस ऑफ फेथ, लॉस ऑफ रिलीजियस फेथ, रिलीजियस फेथ, ये इसका थीम है पोएम का, लॉस ऑफ रिलीजियस फेथ। आपने पॉइंट नोट कर लिए होंगे। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब आपको मैं समझाता हूं। एक बार रिपीट कर देता हूं फैक्ट्स। पब्लिश हुई है 1867 में, लिखी गई है 1851 में डॉवर बीच में। ठीक है, फ्री वर्स में लिखा हुआ है, जनरल लिरिक है,
4 स्टेंजा है, 37 लाइंस हैं, ठीक है। वैसे तो उनको रोमांटिक होना चाहिए था, जहां पर वो हनीमून के लिए फ्रांसिस लूसी के साथ गए हुए हैं, लेकिन पोएम जो है, लिरिक जो है वो थोड़ा मेलनकोलिक है, सैड है, उदासी वाला है, ठीक है। टोन इसकी जो है वो उदासी वाली है। तो आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों इस पोएम की। देखिए सबसे पहले कहा गया है द सी इज काम। द सी माने समुद्र, इज काम शांत है भाई। कैसा है? शांत है। यही अपना टैलेंट दिखा दिया उन्होंने। टू नाइट, आज की रात। आज रात जब मैं समुद्र को देखता हूं तो ये समुद्र जो है ये मुझको, समुद्री किनारा जो डोवर का किनारा है, ये बड़ा मुझको शांत लगता है। वो कहता है समुद्र आज की रात शांत है। आप ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं। आज की रात समुद्र शांत है, लेकिन वास्तव में कभी भी समुद्र शांत नहीं होता है। तो क्या कहते हैं भाई? द टाइड, जो टाइड है, जिसको कहते हैं आप उफान, जिसको आप दूसरी भाषा में आप कहते हैं ज्वार। द टाइड इज फुल, यानी इसमें पूर्ण रूप से जो समुद्र है वो अपने उफान पर है, उसमें ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। वो शांत उसको इसलिए नहीं बता रहे, शांत का मतलब यहां पर है कि समुद्र में तूफान नहीं आया हुआ है, परंतु वह अपने चरम पर है, ठीक है। दो बातें हैं, समुद्र में तूफान नहीं है परंतु उसके अंदर ज्वार आया हुआ है, पानी ऊपर चढ़ा हुआ है। अब कहते हैं द मून लाइज फेयर, जो चंद्रमा है वो भैया साफ स्पष्ट चमक रहा है, यानी चांदनी है, चांदनी रात का समय है। अपॉन द स्ट्रेट्स, अब देखिए मैंने आपसे कहा था पोएम में आएगा, है ना, इसीलिए मैंने आपको वो समझाया। वो कहते हैं अपॉन द स्ट्रेट, जो चंद्रमा है वो कहां चमक रहा है? अपॉन द स्ट्रेट्स, यानी कि उस सकरे रास्ते पर, उस जल डमरू मध्य पर। कौन से जल डमरू मध्य पर? वही मैंने आपको बताया, कौन सा? डोवर और कैलिस के बीच का जो ये वाला भाग है इंग्लिश चैनल के, ये वाला। वो कहते हैं इस पर जो है चंद्रमा बड़ा फेयर दिखाई दे रहा है, चांदनी बिखेर रहा है, और वो वो सकरा रास्ता है, स्ट्रेट्स हैं, उस पर वो साफ दिखाई दे रही है उसकी रोशनी। ऑन द फ्रेंच कोस्ट, और जो दूसरा वाला कैलिस का किनारा है ना, फ्रेंच वाला जो मैंने आपको बताया था, वहां तक जो फ्रेंच कोस्ट है, फ्रांस का समुद्री किनारा है, द लाइट ग्लिम्स, वहां पर लाइट ग्लिम कर रही है। ग्लिम, चमक, रोशनी आना, किरण के रूप में रोशनी का आना क्या हो रहा है, उसको ग्लिम बोलते हैं। तो ग्लिम्स कर रही है, चकाचौंध हो रही है, सॉरी चकाचौंध तो ठीक नहीं होगा, ग्लिम्स, धीमी धीमी लाइट की किरणें आ रही हैं। एंड इज गॉन, और कुछ कुछ वो आती हैं और चली जाती हैं, ठीक है। ये उन्होंने बता दिया फ्रेंच कोस्ट की तरफ का भाग। अब वो कह रहे हैं द क्लिफ्स, जो चोटियां हैं, ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड की, स्टैंड, जो खड़ी चोटियां हैं इंग्लैंड के, जो पर्वत हैं, पहाड़ हैं, उनकी जो खड़ी चोटियां हैं, ग्लिमरिंग, वो चमक रही हैं, टिमटिमा रही हैं रोशनी से, वास्ट, बड़े विशाल रूप में, आउट इन द ट्रैंक्विल वे, उस ट्रैंक्विल का मतलब होता है शांत, बे मीन्स घाटी, सॉरी खाड़ी, खाड़ी। तो वह जो शांत खाड़ी है, वहां पर जो शांत खाड़ी है उसमें इंग्लैंड के जो पहाड़ियां हैं वो बड़े विशाल रूप से ग्लिमरिंग कर रही हैं, चमक रही हैं, रोशनी उन पर, चांदनी, जो चांद है उसकी जो चांदनी है वो वहां पर फैली हुई है, दिखाई दे रही है। अब ये देखिए, ये जो ओपनिंग लाइन्स है दोस्तों, ये मैथ्यू अर्नोल्ड यहाँ पर डिस्क्रिप्शन देते हैं कि जो सामने वातावरण है वो कैसा है। कहते हैं रात अंधकार में नहीं है, चांद चमक रहा है और उसकी चांदनी चारों तरफ फैली हुई है। समुद्र में तूफान उठा हुआ नहीं है, ज्वार जरूर आया हुआ है, पानी अपने चढ़ाव पर है, मैक्सिमम जो हो सकता है। और साथ में कहते हैं
कि उसकी रोशनी, जो चंद्रमा की रोशनी है, वो जो कॉस्ट बीच वाला दोनों का, उसके बीच में जो सकरा रास्ता है, जलडमरू मध्य है, उस पर वो साफ साफ पड़ रही है। और फ्रेंच कोस्ट की साइड में कभी वहां की लाइट आती है और जाती है, यानी दूर की रोशनी आपको टिमटिमाती हुई नजर आ रही है। अब वो कहते हैं इंग्लैंड की साइड में जो खड़ी पहाड़ियां हैं, उन पर जो लाइटें जल रही हैं वो हमको नजर आ रही हैं, वो चमक प्रदान कर रही हैं। अब यहां पर वो अपनी वाइफ को एड्रेस करते हैं। एग्जैक्ट उन्होंने मेंशन तो नहीं किया है कौन सी वाइफ है, लेकिन जो एक अंदाजा लगाया गया है वो यही है कि फ्रांसिस लूसी जब उनके साथ थी तो उन्हीं को वो एड्रेस करते हैं। अब वो क्या कहते हैं आइए समझिए। इतना बताने के बाद वो कहते क्या हैं, देखिए वो कहते हैं, कम टू द विंडो ओ माई स्वीट डार्लिंग फ्रांसिस लूसी, कम टू द विंडो, आओ खिड़की के पास आओ, खिड़की के पास आकर के देखो। स्वीट इज द नाइट एयर, वो कहते हैं रात्रि में चलने वाली समुद्री जो हवा है वो बड़ी ही मधुर लग रही है। ओनली, केवल, फ्रॉम द लॉन्ग लाइन, लंबे रास्ते तक आपको क्या नजर आएगा, स्प्रे, फुहार नजर आएगी। हाँ, फुहार तो आप समझते ही होंगे, जब लहरों का पानी उस सकरे रास्ते पर टकरा रहा है तो उसके टकराने से वहां पर स्ट्रेट पर एक लंबी कतार में फुहार नजर आती है। तो आओ, अपनी प्रियतमा से कह रहे हैं, अपनी बिलव्ड वाइफ से कह रहे हैं कि आओ खिड़की के पास आओ और रात्रि में चलने वाली जो हवा है वो बड़ी मधुर है, और इस लंबी कतार तक दिखने वाली फुहार को आप देखो। वेयर, जहां पर द सी मीट्स, समुद्र मिलता है, किससे, मून बैलेंस्ड लैंड। वो कहते हैं कि भाई ये समुद्र मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी ओर जहां पर चंद्रमा की रोशनी ने जो वहां की सैंड है, रेत है, उसको सफेद बना दिया है, वहां मिलता हुआ ये नजर आ रहा है। तो मून बैलेंस्ड लैंड से मतलब है सफेद रेत। अब वो रेत कैसे सफेद हो गई, वो चांद की रोशनी में सफेद हो गई है। कहते हैं लिसन, सुनो, यू हियर द ग्रेटिंग रोअर। हाँ, यू हियर, तुम सुनो, देखो, वो जो सुंदर दृश्य है उसको देखो। आगे कहते हैं लिसन, सुनिए, यू हियर, तुम सुनोगे, द ग्रेटिंग, ग्रेटिंग बढ़ता हुआ, रोअर, जो लहरों की गर्जना है वो तुमको सुनाई देगी। ऑफ पीबल्स, पीबल्स कहते हैं दोस्तों कंकड़ को। हाँ, कंकड़ होते हैं ना, कहते हैं ये जो लहरें हैं जब ये समुद्र के किनारे पर आती हैं तो बहुत तेजी की गर्जना करती हुई आती हैं, और इनके साथ जब वो लहरें पार होते होते वापस लौटती हैं अपने समुद्र की ओर, तो वो अपने साथ जो पीबल्स हैं, समुद्र के किनारे के कंकड़ हैं, उनको ले जाती हैं और उससे तेज की आवाज उत्पन्न होती है। विच द वेव्स ड्रॉबैक, उनको वो वापस कर देती हैं, वापस खींचती हैं। एंड फ्लिंग, और क्या होता है दोस्तों, एंड फ्लिंग एट देयर रिटर्न, और उछाल फेंकती हैं देयर रिटर्न, अपने वापस जाने पर। अब कहते हैं अप टू द हाई स्ट्रैंड, देखिए ध्यान से सुनिएगा, अप टू द हाई स्ट्रैंड, बिगिन एंड सीज एंड देन अगेन बिगिन। क्या कहा है दोस्तों, उन्होंने कहा है अप टू द हाई स्टैंड, अप टू द हाई स्टैंड, जो एक ऊंचा सा किनारा है, हाई माने ऊंचा, स्टैंड माने होता है दोस्तों किनारा। तो एट देयर रिटर्न, वापस होने पर, अप टू द हाई स्टैंड, किनारे तक, बिगिन, उनकी आवाज आती है, शुरू होती है, एंड सीज, और बंद हो जाती है उन लहरों की गर्जना, एंड देन अगेन बिगिन, फिर दोबारा से शुरू होती है। विद ट्रिमुलस कैडेंस, विद ट्रिमुलस, ट्रिमुलस कैडेंस, किसके साथ,
देखिए दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, वर्ड बहुत अच्छे हैं, इनको याद भी आप कर सकते हैं। क्या कहा गया है? ट्रिमुलस का मतलब होता है कंपन होती हुई, कैडेंस का मतलब होता है जो संगीत है, ध्वनि है, ताल है। कैडेंस माने ताल, ट्रिमुलस माने कांपता हुआ। तो कहते हैं कि ऐसे बार बार लहरों के आने से जाने से, पत्थरों के टकराने से जो एक ध्वनि उत्पन्न हो रही है, कंकड़ों के लुढ़कने से, ट्रिमुलस वो कांपती हुई ताल, संगीत, ध्वनि जो धीरे धीरे कम होती है, वो क्या करती है? एंड ब्रिंग, और लाती है मेरे लिए। किसके लिए? मेरे लिए। इटरनल, इटरनल माने होता है दोस्तों स्थाई। मेरे लिए वो क्या ला रही है? स्थाई। नोट, नोट से मतलब होता है दोस्तों गीत संगीत। यहां पर गीत संगीत से मतलब है ऑफ सैडनेस, दुख का। समझ में आया? नहीं आया होगा। हाँ चलिए मैं समझाता हूं। देखिए फिर से सुनिएगा, यहां पर चूंकि मीनिंग बहुत ज्यादा हो गए तो इसलिए आप पकड़ नहीं पाए होंगे बात को। मैं एक बार इसको इरेज करके फिर से आपको समझाता हूं। आप बोर्ड पर फोकस कीजिएगा और मेरी आवाज को सुनिएगा। देखिए फिर से पूरा स्टैंजा ले लेता हूं, बस आपको सुनना है और बोर्ड पर ध्यान रखना है। द सी इज काम टू नाइट, आज की रात जो है समुद्र बहुत ही शांत है, उसमें तूफान आया हुआ नहीं है। द टाइड इज फुल, वह अपने पूर्ण ज्वार में है, यानी उसमें जो पानी का एक चढ़ाव होता है वो पूर्ण है। द मून लाइज फेयर, चंद्रमा बहुत ही स्पष्ट रूप से अपनी चांदनी बिखेर रहा है। और कहां पर बिखेर रहा है? अपॉन द स्ट्रेट, उस सकरे जलडमरू मध्य को जो कैंट से अर्थात डॉवर को कैलेस से जोड़ता है। ऑन द फ्रेंच कोस्ट, उस फ्रेंच कोस्ट पर, उस फ्रांस के किनारे पर, द लाइट, जो रोशनी है, जो लाइटें हैं, ग्लिम्स, वो धीरे धीरे चमकती हैं और बुझ जाती हैं। एंड इज गॉन, और नष्ट हो जाती हैं अर्थात कम हो जाती हैं। अब वो कहते हैं द क्लिफ्स ऑफ इंग्लैंड, और दूसरी ओर जहां पर मैं हूं डॉवर की साइड, क्लिफ्स ऑफ इंग्लैंड स्टैंड, यहां पर खड़ी पहाड़ियां जो हैं इंग्लैंड की, ग्लिम्बरिंग, वो लाइट से चमक रही हैं, रोशनी बिखेर रही हैं, बड़ी विशाल नजर आ रही हैं। आउट इन द ट्रैंक्विल वे, आउट माने आउट इन द ट्रैंक्विल वे, इस शांत खाड़ी में। अब यहां से कहते हैं कम टू द विंडो, आओ मेरी प्रेमिका अपनी बिलव्ड वाइफ से कहते हैं आओ, कम टू द विंडो, खिड़की के पास आओ। स्वीट इज द नाइट एयर, रात्रि में समुद्र की जो बहने वाली हवा है वो बड़ी ही मधुर है। ओनली फ्रॉम द लॉन्ग लाइन ऑफ स्प्रे, एक लंबी कतार में इस सकरे रास्ते पर आपको पानी के टकराने से जो फुहार उत्पन्न होती है वो आपको नजर आएगी। ठीक है। वेयर, और जहां पर द सी मीट्स, समुद्र और वो लैंड मिलता हुआ नजर आता है, जहां की रेत सफेद नजर आ रही है चूंकि चांद अपनी चांदनी बिखेर रहा है। लिसन, सुनिए, यू हियर, तुमको महसूस होगा, द ग्रेटिंग रोअर, जो एक बड़ी आवाज है उन लहरों की, रोअर की, गर्जना की, ऑफ पीबल्स, जब वो कंकड़ों को अपने साथ पीछे की ओर खींच करके ले जाती है और आगे बढ़ाती है, फेंकती है। एट देयर रिटर्न, अपने लौटने पर, अप द हाई स्ट्रैंड, और वह जो किनारा है, ऊंचा किनारा है वहां तक, और ऐसा होने पर बिगिन, आवाज एक बार आती है, सीज बंद होती है, एंड देन अगेन बिगिन, और फिर से दोबारा से शुरू होती है। विद ट्रिमुलस, कंपन की ध्वनि, कैडेंस, संगीत के, कांपते हुए संगीत के साथ जो कि धीरे धीरे धीमा हो रहा है, स्लो हो रहा है। एंड ब्रिंग, और वह मेरे लिए लेकर के आता है, क्या लेकर के आता है? इटरनल, एक स्थायी संगीत, किसका? सैडनेस, उदासी का। अर्थात ये जो माहौल है समुद्र का, ये मेरे लिए उदासी लेकर के आता है। मैं इसमें रोमांटिक नहीं होता हूं, बल्कि यह लहरों की जो आवाज है ये मेरे अंदर एक मेलनकोलिक मूड मेरा बनाती है। पहला स्टैंजा आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि एक लिरिक है, लेकिन ये जो लिरिक है दोस्तों ये उदासी भरा लिरिक है। अब देखिए यहां पर क्या कहा गया है, इस बात को सुनिएगा। ये सेकंड स्टैंजा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
पहले पढ़ देता हूं, आप भी पढ़ लीजिएगा मेरे साथ। Sophocles long ago heard it on the Aegean, and it brought into his mind the turbid ebb and flow of human misery. We find also in the sound a thought, hearing it by this distant northern sea. देखिए क्या कहा गया है, कितनी बढ़िया बात कही गई है। आपने नाम सुना होगा, पहले बता दूं आपको। एक तो है सोफोकल्स, कह रहे हैं सोफोकल्स, यह जो समुद्र मेरे अंदर उदासी का भाव जगाता है, इस उदासी के भाव को वो कहते हैं सोफोकल्स। हाँ, सोफोकल्स ने लॉन्ग एगो, बहुत लंबे पहले, ग्रीक का जो एक ट्रेजेडियन है, ध्यान दीजिएगा सोफोकल्स कौन है, पहले इनके बारे में आपको बता देता हूं। ग्रीक के 3 महान ग्रेट या ग्रेटेस्ट आप कहिए, महान जो दुखांत लेखक हैं, यानी कि ट्रेजेडी लेखक, जो ग्रीक के 3 महान ट्रेजेडी लेखक हैं, उनमें से एक है सोफोकल्स। पहला नाम आता है एस्केलस का, ध्यान दीजिएगा, पहला नाम है एस्केलस। 3 लोग कौन कौन है वो? एस्केलस है, दूसरा यूरिपिडस है, और तीसरे हैं सोफोकल्स। ठीक है, तो कहते हैं कि ये जो 3 ग्रीक लेखक थे जिन्होंने ट्रेजेडियां लिखी, और सोफोकल्स ने लगभग 120 ट्रेजेडी लिखी, लेकिन साथ ही सरवाइव्ड कर पाई। ठीक है, तो कहते हैं सोफोकल्स ने, इस ट्रेजेडी लेखक ने बहुत लंबे समय पहले इस संगीत को सुना होगा। लॉन्ग एगो मतलब बहुत लंबे समय पहले, कहां? हर्ड, सुना होगा। वही संगीत जो आज मैं डोवर बीच के किनारे पर मैं सुन रहा हूं, वही उदासी भरा संगीत कभी सोफोकल्स ने एजियन, जो कि ग्रीक का समुद्र है, समुद्री किनारा है, उसको कहा गया है समुद्र को, वहां पर सुना होगा। जो संगीत आज मैं डोवर के किनारे पर सुन रहा हूं, सोफोकल्स ने उसी संगीत को एजियन के किनारे पर सुना होगा। और इट ब्रॉट, यह उसके लिए ले आया होगा। जैसे आज मुझ में उदासी आ रही है, ऐसे ही उसके अंदर भी ये लाया होगा। क्या लाया होगा? इनटू हिज माइंड, उसके मस्तिष्क में। क्या? द टर्बिड एब। टर्बिड एब से मतलब क्या है दोस्तों? एंड फ्लो। देखिए इस वर्ड को थोड़ा अलग अलग पढ़िएगा, याद रखिएगा। एजियन जो है वो ग्रीक समुद्र है। टर्बिड, इस वर्ड को एब एंड फ्लो को एक साथ पढ़िएगा। एब एंड फ्लो का मतलब है उतार चढ़ाव। वो कहता है कि भाई ध्यान से सुनिए, यहां पर कई वर्षों पहले सोफोकल्स ने जो संगीत आज मैं डोवर के किनारे पर सुनता हूं, उस संगीत को एजियन समुद्र के किनारे पर सुना होगा। ठीक है, एंड इट ब्रॉट, और यह उसके लिए लेकर के आया होगा क्या? भ्रमित कर देने वाला, हाँ, उतार चढ़ाव ऑफ ह्यूमन मिजरीज, जो मानवीय दुख हैं, उनके दुखों के कारण जो जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, उसका जो संगीत है वो इसने सोफोकल्स को सुनाया होगा। जैसे सोफोकल्स ने दुख भरा समुद्र का संगीत सुना और मानव मिजरीज को अपनी रचनाओं में, अपनी ट्रेजेडीज में दिया, ऐसे ही आज मैं डोवर के किनारे पर होकर के इसकी लहरों की आवाज में उस उदासी भरे संगीत को मैं महसूस कर रहा हूं। आप कहते हैं क्या? देखिए, अब क्या कहा गया है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। कहते हैं वी फाइंड ऑल्सो, हमने भी यही संगीत पाया है। वी फाइंड ऑल्सो, यही दुख भरा, सैड साउंड, थॉट्स
इन द साउंड अ थॉट, एक विचार, उस संगीत में एक थॉट हमारे अंदर भी आता है। हेयरिंग, जिसको सुनकर के, इट बाय दिस डिस्टेंट, इसको हम इस दूरस्थ नॉर्दर्न सी में सुनते हैं। नॉर्दर्न सी, डिस्टेंट, दूर तक फैला हुआ समुद्र का किनारा। हमने वही संगीत सुना है जो सोफोकल्स ने कई वर्षों पहले सुना था। जैसे सोफोकल्स के मन को इस संगीत ने, इस समुद्री लहरों के संगीत ने उसके अंदर ह्यूमन मिजरीज, मनुष्य को दुखों को उजागर करने वाली कला उसके अंदर भर दी, ऐसे ही उसके विचार उसके अंदर भर दिए। ऐसे ही आज ये डोवर का जो किनारा है ये मेरे मस्तिष्क को भर रहा है उस सैड ध्वनि से। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे क्या कहा है देखिए, ध्यान से सुनिएगा। अब वो आपको जो मैंने थीम बताया था, क्योंकि ये कविता लिखी गई है रिलीजियस फेथ के लॉस होने पर, कहते हैं द सी ऑफ फेथ, विश्वास का सागर। क्या कह रहे हैं? द सी ऑफ फेथ, विश्वास का सागर। कहते हैं एक समय था जब ये पृथ्वी विश्वास का सागर हुआ करती थी। क्या कहा है? एक समय था जब ये पृथ्वी विश्वास का सागर हुआ करती थी। इसका मतलब ये है लोग धार्मिक आस्थाओं में बहुत ज्यादा विश्वास रखा करते थे। कहते हैं वाज वंस, द सी ऑफ फेथ वाज वंस टू एट फुल, पूर्ण रूप से चारों तरफ जहां भी देखो रिलीजियस एक्टिविटीज हुआ करती थी। एंड राउंड अर्थ, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों क्या कहा है, राउंड अर्थ was once to at the full and round earth shore, और इसने पृथ्वी को, पृथ्वी के किनारों को, चारों किनारों को अपने राउंड शेप में लपेट रखा था। हाँ, ले पड़ा हुआ, लाइक द फोल्ड्स, जैसे कई घुमावों में पड़ा हो, ऑफ ए ब्राइट गर्डल। ब्राइट गर्डल कहते हैं दोस्तों, ब्राइट माने चमकीला, गर्डल माने कमरबंद, कमरबंद, ठीक है। और फर्ल्ड माने लपेटा हुआ, लपेटा हुआ। वो कहते हैं कभी ये पृथ्वी एक विश्वास का सागर हुआ करती थी और इस विश्वास के सागर ने पूरी पृथ्वी को चारों ओर से एक कमरबंद की भांति लपेट रखा था, बांधे हुए था। कहते हैं बट नाउ, परंतु आज, आई माने मैं, ओनली माने केवल, हियर माने सुनता हूं, द मेलनकोली, उस उदासी को, इसकी उदासी को। द राइटर जस्ट वॉन्ट टू से दैट नाउ द रिलीजियस फेथ इज गोइंग अवे फ्रॉम द माइंड्स ऑफ द पीपल। हाँ, वो कहते हैं कि लोगों के अंदर से जो धार्मिक विश्वास थे वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं, वो खत्म हो रहे हैं। और उनके खत्म होने से ये जो विश्वास का सागर था, इसके सूखने से मैं भी क्या देख रहा हूं, क्या फील कर रहा हूं। वो कहते हैं बट, परंतु नाउ, आज मैं देखता हूं, आई ओनली हियर, मैं सुन रहा हूं, इट्स मेलनकली, इसकी उदासी को, लॉन्ग, बहुत लंबे तक, विद ड्रॉइंग रोअर, जो लौटती हुई आवाज है। विड्रॉ माने वापस आती हुई, रोअर माने जो साउंड है, जो लहरों की आवाज है। यहां पर वो कंपेयर कर रहे हैं कि मैं उस दुख भरी आवाज को सुनता हूं, ठीक है। रिट्रीटिंग, जो पीछे की ओर हट रही है। ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा शब्दों को लगातार जोड़ दिया है, आपको एक बार फिर से समझाऊंगा। कहते हैं बट नाउ आई ओनली हियर, मैं आज सुनता हूं, रिट्रीटिंग रोअर है, पीछे हटती हुई जो ध्वनि है, मेलनकोली, इसकी उदासी को मैं देखता हूं क्योंकि लोगों में धार्मिक विश्वास नहीं रहा है। विदड्रॉइंग रोअर, पीछे हटती हुई जो गर्जन करती हुई आवाजें हैं, लहरें हैं, वो मैं सुनता हूं। टू द ब्रेथ ऑफ नाइट विंड, वो कहते हैं भैया कि ये जो रात्रि की जो हवा है, नाइट विंड है, इसको मैं महसूस करता हूं और ये क्या हो जाती है, धीरे धीरे डाउन हो रही है। जैसे रात्रि में बहने वाली हवा धीरे धीरे कम होती जाती है,
ऐसे ही ये जो विश्वास का सागर था, ये जो फेथ का सागर था, ये धीरे धीरे लोगों के मन से दूर हो रहा है। अर्थात लोग एक दूसरे पर विश्वास करना कम कर रहे हैं। द वास्ट एज, लंबे लंबे इसके किनारे हैं, और आगे कहा है ड्रीयर एंड नेकेड सिग्नल्स ऑफ द वर्ल्ड। और आज वो कहते हैं जब विश्वास सबका खत्म हो जाएगा, जब धार्मिक विश्वास लोगों में बचेगा ही नहीं, तो केवल एक ही चीज लोगों के अंदर बचेगी, और वो क्या होगा? नेकेड सिग्नल्स होंगे दोस्तों। नग्न, नेकेड मतलब नग्न, कुरूपता होगी, लोगों में अत्याचारी बढ़ेगी, लोग एक दूसरे को मारेंगे, काटेंगे। तो यही चीजें मुझे दूर तक नजर आती हैं। अब विश्वास खत्म हो रहा है, धार्मिक उन्नति नहीं हो रही है, अब लोग अवनति की ओर जा रहे हैं। जैसे समुद्र की लहरें अपने लौटने के साथ साथ उन चीजों को खत्म करती हैं जो किनारे पर होती हैं, ऐसे ही लोगों का विश्वास भी धीरे धीरे कम हो रहा है। तो मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। फिर से मैं एक बार जल्दी से इसको बताता हूं, आप बोर्ड पर फोकस करिएगा। कहते हैं द सी ऑफ फेथ, एक बार जो विश्वास का सागर था, वाज वंस मेरे लिए टू भी एट फुल, अपनी पूर्ण चरम पर था, एंड राउंड, और इसने पृथ्वी के किनारों को चारों तरफ से अपने जैसे कमरबंद होता है ऐसे लपेट रखा था। फोल्ड्स ऑफ ब्राइट गर्डल, हाँ, एक कमरबंद की भांति। बट नाउ आई ओनली हियर, परंतु आज मैं केवल देखता हूं कि लोगों में क्या है? मेलनकोली भरी हुई है, उदासी भरी हुई है, लोगों में निरस्ता आ गई है, लोगों के धार्मिक विश्वास खत्म हो गए हैं। विड्राइंग रोहर, जैसे लहरें वापस लौट रही हैं, ऐसे ही धीरे धीरे वो विश्वास का सागर भी वापस हो रहा है, कम हो रहा है। रिट्रीटिंग, पीछे हट रहा है। टू द ब्रेथ ऑफ द नाइट विंड, और रात्रि की जो हवा है जैसे धीरे धीरे वो कम हो रही है, ऐसे लोगों का विश्वास भी कम हो रहा है। डाउन, नीचे जा रहा है। द वास्ट एज, जो लंबे लंबे किनारे हैं वो भी, एंड नेकेड सिग्नल्स, और केवल कुरूपता बचेगी, नग्नता बचेगी, और कुछ भी नहीं बचेगा इस संसार में। देखिए दोस्तों, अब अगले स्टैंजे पर हम चलते हैं। ये स्टैंजा पढ़ने में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा भी आएगा, थोड़ा लगेगा कि थोड़ा सा वो यहाँ पर रोमांटिक हुए हैं। देखिए क्या कहा है उन्होंने। अब वो कहते हैं कि भाई मैंने अपनी बात तो कर ली, आपको अपनी उदासी बता दी, सब कुछ मैंने बता दिया। तो कहते हैं इस संसार के टूटते हुए विश्वास में वापस उनको अपनी वाइफ की याद आती है। कहते हैं आओ विंडो पर आओ और देखो। और फिर कहते हैं ओ लव लेट अस बी ट्रू, आओ हम एक दूसरे के प्रति सच्चे हो जाएं। जैसे इस संसार में विश्वास खत्म हो रहा है, रिलीजियस विश्वास खत्म हो रहा है, ऐसे ही कहीं ऐसा ना हो हमारे तुम्हारे बीच का विश्वास भी टूट जाए। तो आओ हम एक दूसरे के प्रति, ओ लव लेट अस बी ट्रू, हम एक दूसरे के प्रति सच्चे हो जाते हैं। टू वन अनदर, एक दूसरे के लिए। फॉर द वर्ल्ड, क्योंकि ये जो संसार है, विच सीम्स, जो दिखाई देता है, टू लाई बिफोर अस, हमारे सामने, लाइक ए लैंड ऑफ ड्रीम्स, एक सपनों की दुनिया की तरह। सो वेरियस, जो इतना विचित्र है, इतनी विभिन्नताएं लिए हुए है। सो ब्यूटीफुल, जो इतना सुंदर नजर आता है। सो न्यू, और जो आज भी बहुत नया लगता है। हैथ, ये जो हैथ है दोस्तों, ये है हैज रियली नाइदर जॉय, ये जो संसार हमको आज बहुत नया लगता है, बहुत सुंदर लगता है, बहुत विभिन्नताओं से भरा हुआ लगता है, एक सपनों की दुनिया लगता है। हैज रियली नाइदर जॉय, ना तो इस संसार में वास्तविक रूप से आनंद है, ना इस संसार में वास्तविक रूप में प्रेम है, नॉर लाइट, और ना ही एक दूसरे को भ्रम दूर करने वाली शक्ति है। नॉर सर्टिट्यूड, ना ही इसमें निश्चितताएं हैं। नॉर पीस, ना इसमें शांति है। नॉर हेल्प, ना इसमें किसी मनुष्य के दुख में मिलने वाली
मदद है, तो कहते हैं ओ लव लेट अस बी ट्रू, आओ इन सब के बीच में हम एक दूसरे के प्रति बिल्कुल सच्चे हो जाएं और हम कसम खा लें कि हम एक दूसरे के प्रति सच्चे रहेंगे। कहते हैं नॉर सर्टिट्यूड नॉर पीस नॉर हेल्प फॉर पेन, इसमें कुछ नहीं है, ये संसार दिखावटी है, लगता है शांति है पर है नहीं, लगता है प्रेम है पर है नहीं। तो वो कहते हैं क्या, एंड वी आर हेयर, और हम यहाँ पर इस पृथ्वी पर इस स्थान पर मानो इस प्रकार से हों जैसे एज ऑन डार्कलिंग प्लेन, जैसे किसी अंधकार में बड़े विशाल मैदान में स्वेप्ट बहा करके लाए गए हों विद कंफ्यूज्ड अलार्म्स, कंफ्यूज्ड माने भ्रमित कर देने वाले, अलार्म्स माने जो सिग्नल्स हैं, ऑफ स्ट्रगल संघर्ष के, एंड फ्लाइट और फ्लाइट के। ध्यान दीजिएगा क्या कहा गया है दोस्तों, सुनिए एक बार फिर से, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी। देखिए कहते हैं एंड वी आर हेयर, और हम यहां पर इस प्रकार से हैं जैसे एक बड़े अंधकार में विशाल मैदान पे किसी को बहा करके लाया जाता है, और यहां पर बिल्कुल किस तरह से, वेयर, जहां पर इग्नोरेंट आर्मी। दोस्तों अभी दोबारा इसको एक बार एक्सप्लेन करूंगा तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। वो कहते हैं जहां पर इग्नोरेंट आर्मी, निर्दोष जो आर्मी होती है, जो जिसको किसी बात का ज्ञान नहीं है, सेना, कलेश माने लड़ती है, बाय नाइट, दिन और रात। वो कहते हैं हम इस संसार में इस स्थान पर ऐसे हैं जैसे कहीं विशाल अंधकार में मैदान में कोई आर्मी बिना ये जाने हुए कि हम क्यों लड़ रहे हैं, दिन और रात लड़ाई लड़ती रहती है और भगदड़ चारों तरफ मची हुई है। देखिए कहाँ लिखा है ये, मैं आपको समझाता हूं। स्वेप्ट माने बहा करके लाया गया, स्वेप्ट माने बहा करके लाया गया। कंफ्यूज्ड अलार्म का क्या मीनिंग है दोस्तों, कंफ्यूज्ड अलार्म्स ऑफ स्ट्रगल, संघर्ष के भ्रामक चिन्ह हमको देखने को मिलते हैं, और फ्लाइट, और चारों तरफ भगदड़ मची हुई है दोस्तों। तो कह रहे हैं आज भी तो देखिए ना, आज भी तो यही हो रहा है। हम एक समय होता है, बचपन का समय जैसे ही गुजरता है हम एक रेस में लग जाते हैं, कई बार कंफ्यूज हो जाते, समझ में ही नहीं आता कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो कहते हैं ओ लव लेट अस बी ट्रू, आओ हम एक दूसरे के प्रति सच्चे हो जाएं, क्योंकि ये दुनिया में हम इस प्रकार से हैं जैसे किसी अंधकार में वातावरण में मैदान में कोई सेना बिना ये जाने ही कि युद्ध क्यों हो रहा है लड़ी जा रही है और भगदड़ मची हुई है, चारों तरफ एक स्ट्रगल चल रहा है, एक संघर्ष चल रहा है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये पोएम अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी, और यदि आपको अच्छा लगा है तो शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली कविता में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच।